हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर पे। आज इस लेक्चर पे हम लोग जो है अध्याय 2 का प्रश्नावली 3 जो हमारा है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्नावली 3 जो है, अभी तक आपने सभी समीकरणों को हल करने का जो विधि है हमारा प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, उसको आपने देखा हुआ था। इस प्रश्नावली 3 में क्या है कि जो हमारा समीकरण हल का जो समीकरण निकाय का जो हल है, जो हल आप निकाल रहे थे उसका प्रकार क्या है ना, वो किस प्रकार का है, इसके बारे में हम इस प्रश्नावली पे पता लगाएंगे। किस प्रकार का है का मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी हल होता है समीकरण का, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एक अद्वितीय हल, दूसरा है आपका कोई भी हल नहीं, और तीसरा है आपका अनंत अनेक हल, है ना। तो ये तीनों चीजें आपने एक बार और सुनी हुई हैं। कब आपने इसको प्रश्नावली 1 पढ़ते समय में आपने देखा हुआ था, जब हम ग्राफी विधि से किसी भी समीकरण को हल करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें आपने क्या देखा था कि जब कोई भी 2 सरल रेखाएं, जो हम समीकरण से रेखाएं बना रहे हैं, जब वो 2 रेखाएं आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। ठीक है। दूसरा जो हम क्या देखते हैं उसमें कि यदि हमारे जो दोनों रेखाएं हैं समीकरणों के, यदि वो एक दूसरे के समांतर हों, आपस में कभी प्रतिच्छेद न करें, समांतर हों, तब हम कहते हैं कि हमारे समीकरण का कोई भी हल नहीं है। और तीसरा जो है हमारा कि यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हों, मतलब एक दूसरे के अध्यारोपित हों। तो यदि रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस समीकरण के हल का जो है, इसमें अनंत अनेक हल होंगे, मतलब एक से ज्यादा कई सारे हल हम वहां पर निकाल सकते हैं। तो किसी भी समीकरण को देख करके हल के उसके प्रकार के बारे में किस प्रकार हम पता करेंगे, यहां पर आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि हल का हमारा प्रकार कैसा होगा, हम उसके बारे में पता लगाएंगे। दूसरी चीज यहां पर है कि उस प्रकार का पता लगाने के लिए हम जिन शर्तों का उपयोग करेंगे, उन शर्तों के माध्यम से समीकरण जो हमको दिया रहेगा, यदि उसका कोई भी गुणांक अज्ञात है, किसी गुणांक के बारे में हमको पता नहीं है, वो भी हम इसी शर्तों के माध्यम से उसका पता या उसका मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखिए, तो सपोज मान लीजिए मैं कोई भी एक समीकरण लेकर के चलता हूं। कोई भी समीकरण, जैसे आपने देखा हुआ है कि हमारे पास में 2 समीकरण होते हैं। ठीक है। कितने समीकरण होते हैं? 2 समीकरण होते हैं। और वो समीकरण आपने इस प्रकार से देखे होंगे, a1x + b1y बराबर c1, a2x + b2y बराबर c2, है ना। आपका जो समीकरण था वो इस प्रकार से था। आपको 2 समीकरण दिए हुए होते थे। पहले आपको x का गुणांक, उसके बाद आपको y का गुणांक, और ये अंतिम वाला जो होता था हमारा वो अचर पद हुआ करता था। और ये आपको 2 मिलते थे इस प्रकार से। तो ये जो मैंने यहां पर समीकरण लिखा है इस प्रकार से, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के रूप में, इसको हम कहते हैं समीकरण का मूल रूप। क्या कहेंगे इसको हम? समीकरण का मूल रूप। तो कोई भी जो आपको दिया गया समीकरण रहेगा, जो भी आपको यहाँ a1 b1 c1 की जगह पे आपको गुणांक दिए रहेंगे संख्याओं में, तो जो समीकरण आपको दिया रहेगा उसको आप इस मूल समीकरण से तुलना करेंगे, और मूल समीकरण से तुलना करने के बाद आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। ठीक है। और जब आपको इस a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान पता चल गए, फिर उसके बाद आप उनके अनुपातों को निकाल लीजिए, मतलब a1 बटा a2, b1 बटा b2 और फिर c1 बटा c2। तो आप ये इतना इन तीनों का अनुपात जब आप उससे तुलना कर लेंगे, तो आप तीनों का अनुपात यहां आसानी से निकाल सकते हैं। तो तीनों का अनुपात निकालने के बाद अब हमारा जो हल का प्रकार है वो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो आइए समझते हैं। तो पहला हम कहते हैं कि यदि मान लीजिए आपका जो a1 बटा a2 है वो बराबर नहीं है किसके? b1 बटा b2 के। ठीक है। पहला हम क्या कह रहे हैं कि जो a1 बटा a2 हमने जो अनुपात निकाला है वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। इस स्थिति में हम इसको कहेंगे कि हमारा जो हल रहेगा वो एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? एक अद्वितीय हल।
यहां हम कह सकते हैं हल का प्रकार। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तब एक अद्वितीय हल होगा। दूसरा, यदि a1 बटा a2 बराबर है किसके, b1 बटा b2 के, और यदि ये दोनों बराबर हैं बट तीसरा जो है वो बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, यदि ये शर्त हमारी वहां पर आती है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, ये दोनों आपस में बराबर हो किंतु c1 बटा c2 बराबर न हो इनके, उस कंडीशन में हम कहते हैं कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं। ठीक है, तीसरा जो हमारा कहता है शर्त वो ये है कि यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और ये भी बराबर है c1 बटा c2 के, मतलब तीनों आपस में क्या हो, आपके बराबर हो। जब ऐसी कंडीशन आएगी, ऐसी शर्त आएगी हमारी, तब हम वहां पर कहेंगे अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल। तो समझ गए बच्चों आप इस चीज के बारे में कि यदि आपके समीकरण निकाय पे a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा हमारा हल, एक अद्वितीय हल होगा। यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, कोई भी हल नहीं। और तीसरा, यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के, मतलब तीनों आपस में बराबर हो, तब हम क्या कहेंगे, हमारा हल अनंत अनेक हल होंगे उसके। ठीक है, तो ये हमारे हल के प्रकार हैं। क्लियर है? तो ग्राफीय विधि से भी आप समझ गए थे कि एक अद्वितीय हल कब होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। कोई भी हल नहीं होता है कब ऐसा कंडीशन आता है, जब रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हों। और तीसरा, अनंत अनेक हल कब होता है, जब रेखाएं एक दूसरे के समपाती हो। ठीक है, तो चलिए हमने ये जो देखा कि हम भाई मूल समीकरण से तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल करके हम इन शर्तों को देखेंगे तो किस प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आइए हम इसमें समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। तो पहला प्रश्न बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है ना। ये दो समीकरण हमको दिए हुए हैं, हमको बताना है कि ये समीकरण निकाय का हल जो है वो एक अद्वितीय हल के प्रकार का है। ठीक है, तो ये कैसे दिखाएंगे, तो हमने क्या शुरुआत करी थी, हमने बोला था कि सबसे पहले हम इसको मूल समीकरण से तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद a1 b1 c1 के मान निकाल करके फिर हम शर्तों को देखेंगे। तो आइए समझते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ना, मूल समीकरण ध्यान से देखिएगा। मूल समीकरण क्या है आपका, मूल समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर क्या है, c2 से तुलना करने पर। ठीक है, से तुलना करने पर। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, पहले वाले समीकरण को देखिए, x यहां पर भी है, यहां भी पहले वाले समीकरण पे है, तो x का गुणांक यहां पर क्या है, a1, और यहां a1 x का गुणांक क्या है, आपको क्या दिख रहा है, 3 है ना। तो इसका मतलब यदि हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो a1 की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, 3। तो आप यहां लिख सकते हैं a1 बराबर कितना हो गया आपका, 3। इसी तरीके से फिर आप y पे जाइए, देखिए b1 के लिए कंपेयर करिए, तो b1 बराबर क्या दिख रहा है आपको, यहां पर b1 की जगह पे 5, और फिर c1 की जगह पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहां पर बराबर पे 12। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस करी होगी यहां पर कि देखिए हर जगह पे प्लस प्लस चिन्ह है ना। यदि कहीं पर भी हमको गुणांक के सामने माइनस चिन्ह मिलता है तो आपको उसके गुणांक के मान के पास में माइनस आपको देना पड़ेगा a1 b1 c1 के मानों पे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब दूसरे से तुलना करिए, आप देखिए अगेन वही तरीका रहेगा, x का गुणांक a2, यहाँ x का गुणांक 5, तो तुलना किया हमने, तो a2 बराबर कितना हो गया आपका, 5। फिर उसके बाद b2 से तुलना करिए, देखिए b2 का मान कितना आ जाएगा आपका, 3, c2 का मान कितना है, 4।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान मिल गए। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, आप क्या करेंगे, आप यहां पर इनके अनुपात निकालेंगे, है ना, A1 बटा A2। तो देखिए A1 कितना है आपका 3, A2 है आपका 5, है ना। यदि ये आपस में कट हो रहे हो तो आप कट कर लीजिए ताकि हम आसानी से उनकी तुलना कर पाएंगे, है ना। क्योंकि यहां पर ये कट नहीं हो रहा है तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं हम लोग। अब B1 बटा B2 निकाल लीजिए। देखिए तो B1 का मान है 5, B2 का मान है आपका 3, और इसी प्रकार से C1 बटा C2 निकाल लीजिए। C1 का मान है 12, C2 का मान है 4। तो आप यहां देख रहे हैं ये कटेगा ना, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, कितना बचा आपका 3 बटा 1। ठीक है, आपको दिक्कत है इसमें। अब आप यहां से देख सकते हैं कि आपका A1 बटा A2 का मान कितना है 3 बटा 5, B1 बटा B2 का मान कितना है 5 बटा 3। तो क्या दोनों ये आपस में बराबर हैं? 3 बटा 5 क्या बराबर है 5 बटा 3 के? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देख रहे हैं आप, ये है ना, बराबर है क्या? नहीं है। हम कह सकते हैं ये बराबर नहीं है। बात समझ में आई आपको? तो चूंकि जब ये बराबर नहीं है तो आप यहां पर कह सकते हैं, यहां इस प्रकार से आप लिखिए इसको, चूंकि A1 बटा A2 का मान बराबर नहीं है किसके, B1 बटा B2 के, अतः समीकरण का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। समझ गए आप बात को? तो आप उसको कंपेयर करें, आप देखें आपको क्या निकालना है। आपने देखा 3 बटा 5, 5 बटा 3 आ रहा है, जो कि बराबर हमारा है ही नहीं है। जब बराबर नहीं है तो वो इस वाली शर्त को फॉलो करता है, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। और आपने देखा था वहां पर कि जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो हमारे हल का मान कैसा होता है, हल का प्रकार एक अद्वितीय हल होता है। क्लियर है बात? पहला क्वेश्चन आपको क्लियर रहा, नोट डाउन करें आप इसको। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोग देख रहे हैं यहां पर कि दर्शाइए कि निम्न समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल हैं। अनंत अनेक हल की शर्त हमको दिखानी है कि क्या ये उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। समीकरण हमको दिया हुआ है दोनों, तो तरीका हमारा क्या है, आइए वहीं से शुरू करते हैं, है ना। हल हमारा तो मूल समीकरण, सबसे पहला काम ही हमारा यही होता है, हमको इसको मूल समीकरण से तुलना करना पड़ेगा। तो मूल समीकरण क्या होता है, बिल्कुल याद हो जाएगा अब आपको, A1x प्लस B1y बराबर क्या रहते हैं C1, A2x प्लस B2y बराबर C2 हो गया ये। तो इससे तुलना करने पर, है ना, से तुलना करने पर, ठीक है बच्चों। जब तुलना करेंगे हम तो यहां से A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकालेंगे। तो निकालिए फटाक से यहां से। A1 बराबर, आप देखिए कंपेयर करिए, यहां x है, ऊपर वाले पे देखिए x है, A1 की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, यहां पर 2 दिख रहा है, तो A1 का मान हो गया 2। B1 का मान देखिए आप जरा y वाले से तुलना करिए ऊपर वाले में, तो B1 की जगह में क्या दिख रहा है 3। बट यहां आपको ध्यान रखना है कि यहां प्लस है ना, और यहां B1 के लिए जो गुणांक है 3, उसके सामने क्या है आपका माइनस। तो आपको माइनस लेना पड़ेगा। यहां पर आप क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे B1 का मान, है ना। कहीं पर भी आपको गुणांक में माइनस लगता है तो आप माइनस लगाएंगे। फिर उसके बाद C1 बराबर देखिए हमारा है 5, है ना। इसी प्रकार से आप A2 का मान निकालिए। देखिए A2 का तुलना करिए दूसरे समीकरण से, A2 का मान है आपका 6। B2 का मान देखिए आप, B2 का मान है -9। ध्यान से देखिए ना, B2 का मान क्या है आपका -9, और C2 का मान है आपका 15। तो तीनों आपने यहां पर इस प्रकार से निकाल लिया, A1 B1 C1 A2 B2 C2। और ये निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इनके अनुपात देखते हैं। तो आइए इनका अनुपात निकालिए। A1 बटा A2, A1 का मान कितना है आपका 2 बटा 6 आ गया। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, कितना आ गया आपका 1 बटा 3। क्लियर है इतनी बात? आप B1 बटा B2 का मान निकालिए। देखिए यहां पर तो B1 कितना है आपका -3, B2 कितना है आपका -9। यहां देखिए माइनस माइनस कटा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ये भी कट गया, बराबर कितना बचा आपका
1/3 यहां पर भी बचा। और इसी प्रकार से आपने C1/C2 का मान निकाला। आप देखिए C1 है आपका 5 और C2 है आपका 15। यहां भी आप देखें 5 एकम 5, 5×3 कितना बचा आपका 1/3। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर भी 1/3 है, B1/B2 भी 1/3 के बराबर है, C1/C2 भी 1/3 के बराबर है, तीनों आपस में बराबर हैं। क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है किसके, C1/C2 के, कह भी सकते हैं आपकी बराबर 1/3, तीनों 1/3 के बराबर है। और जब तीनों ये बराबर होते हैं तो हमारे समीकरण निकाय का जो हल होता है उसका प्रकार क्या होता है, तो आप जानते हैं इसको, हम लिखेंगे अतः समीकरण निकाय का हल, समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, यदि तीनों आपस में बराबर होते हैं तो समीकरण निकाय के हल का जो प्रकार होता है वो अनंत अनेक हल होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर रहा, नोट डाउन करें आप। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो तीसरा प्रश्न बच्चों हमारा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकायों का कोई भी हल न हो। तो आपको यहां देखिए दो समीकरण आपको दिए हुए हैं, है ना, पहला और दूसरा। इसमें हमको k का मान ज्ञात करना है ताकि इस समीकरण निकाय का जो हल हो, हल का प्रकार हो, वो कोई भी हल न हो। ठीक है, मतलब समीकरण निकाय का कोई भी हल न निकले। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो आपको यहां पर k का मान मतलब x का जो गुणांक है ये आपको ज्ञात करना है। तो यही मैंने अभी इंट्रोडक्शन पे भी बताया था आपको मैंने कि हम यहां पर इस प्रश्नावली में दो चीजों के बारे में समझेंगे। दो चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले तो हम हल के प्रकार के बारे में समझेंगे, और दूसरी चीज यदि हमको समीकरण में किसी का भी गुणांक न दिया हुआ हो या अचर पद न दिया हुआ हो तो हम उसके मान को निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर x का गुणांक नहीं दिया हुआ, अज्ञात है वो, तो यहां हम x का गुणांक निकाल करके इन समीकरणों को बनाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि समीकरण जो भी हमारा शर्त होगा उस शर्त को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, बात इतनी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको भी, इस क्वेश्चन को। तो हमारा शुरुआत कैसे होगा, सेम टू सेम पहले के जैसा कि हम क्या करेंगे, हमारा मूल समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ऐसा ही है हमारा दोनों समीकरण, c1 c2 दोनों इस तरफ हैं, बराबर की दूसरी तरफ हैं। ना हो तो आप बराबर की दूसरी तरफ ले आए उसको, है ना, और अब आप इसको तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो तुलना करने के बाद आप यहां पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालिए। तो आप देखिए a1 बराबर कितना है, देखिए पहले वाले समीकरण से तुलना करें। आप देखिए यहां पर आपको पहला समीकरण दिख रहा है x का गुणांक, है ना, xx। तो a1 की जगह पे क्या दिख रहा है आपको 8। ठीक है, b1 देखिए कितना है आपका यहां पर इसके आगे, तो b1 क्या दिख रहा है आपको यहां पर 5 प्लस में ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। c1 कितना दिख रहा है आपको यहां पर 9। इसी तरीके से a2 का मान देखिए दूसरे समीकरण पे, इस वाले पे देखिए a2 क्या दिख रहा है आपको यहां पर k, b2 क्या दिख रहा है देखिए आपको 10, और c2 क्या दिख रहा है आपको 15। ठीक है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान आपके पास में आ गए, और ये मान आने के बाद हम क्या करेंगे, इनका अनुपात निकाल लीजिए। तो a1/a2 बराबर कितना है आपका 8/k, कुछ कटता हो कट कर सकते हैं, यहां तो नहीं कटेगा। b1/b2 तो b1 5, b2 कितना है 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना बचा 1/2। इसी प्रकार से c1/c2 तो देख रहे हैं आप कितना है c1 9, c2 है आपका 15, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, कट गया, क्या बचा आपका 3/5 हो गया तीनों अनुपात हमारे। और अब हमको शर्त क्या दे रखी थी प्रश्न में, देखिए कि निकायों का कोई भी हल न हो। तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है कब, जब उसका, देखिए यहां हम लिखते हैं कोई भी हल न हो, कोई भी हल न होने के लिए शर्त क्या होती है हमारी, a1/a2
बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए किसके, c1 बटा c2 के। क्लियर है इतनी बात, समझ गए आप इस बात को। तो ये आपकी शर्त है कि समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो तब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, और ये दोनों बराबर नहीं होंगे c1 बटा c2 के। तो आपको यहां पर कोई भी हल ना होने के लिए k का मान रखना है, k का मान निकालना है आपको यहां पर। तो चूंकि आपको शर्त दे रखी है कोई भी हल ना होने के लिए, इसमें आप इन अनुपातों के मानों को रख दीजिए। तो आइए हम इसको रख करके देखते हैं। तो a1 बटा a2 कितना दिया है, a1 बटा a2 आपका 8 बटा k, तो यहां हमने रखा 8 बटा k बराबर है ना b1 बटा b2, ये मान है आपका 1 बटा 2, और फिर बराबर नहीं है ना c1 बटा c2, मान है c1 बटा c2 का देखिए 3 बटा 5, तो 3 बटा 5 रख दिया। अब ये रखने के बाद अब आप देखें कि जो बराबर नहीं है, के आपका इधर पे है, बराबर नहीं है से फिर तुलना करने की हमको जरूरत नहीं है, हम सिर्फ जहां पर हमारा के है उससे हम तुलना कर लेते हैं इसकी। ठीक है, 8 बटा के बराबर 1 बटा 2, तो तुलना करिए। तुलना कैसे करेंगे आप, इसका तिर्यक गुणा करेंगे ना मान निकालने के लिए, बराबर पे है बटे पे है ना, तो ऐसा तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो देखिए 8 दूना कितना हो जाएगा आपका 16 बराबर के गुणा 1 कितना आएगा आपका के, तो के का मान कितना आया आपको 16। आप चाहें तो इसको रख करके भी देख सकते हैं कि क्या वाकई में समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, मतलब क्या ये इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेसिकली हम ये रख करके इसको चेक करने का जो तरीका होता है हमारा, वो हम तब करते हैं जब हमको के यहाँ पर 2 मान मिल जाए। ठीक है, चूंकि के का एक अकेला मान है, मतलब हम समझ रहे हैं कि ये मान ही हमने इस प्रकार से निकाला हुआ है ताकि ये इस वाली शर्त को, कोई भी हल ना होने वाली शर्त को फुलफिल करे, उसको पूर्ण करे। ठीक है, आप चाहे तो रख करके देख सकते हैं। देखिए हम एक रफ वर्क करते हैं यहां पर, इसको आप समझिए थोड़ा सा कि k का मान हमारा 16 है, a1 बटा a2 आप देखिए a1 बटा a2 कितना है आपका 8 बटा k, 8 बटा k कितना लिया है हमने 16, कट करिए 1 बटा 2 आ गया आपका 1 बटा 2, फिर b1 बटा b2 तो ये मान कितना आपका आया था 1 बटा 2, देखिए 1 बटा 2, c1 बटा c2 कितना है देखिए आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 बटा 5। तो आप यहाँ पर देखिए कि a1 बटा a2 1 बटा 2 है, b1 बटा b2 भी 1 बटा 2 है, दोनों ये आपस में बराबर हैं, लेकिन ये 3 बटा 5 के बराबर नहीं है। आप देख रहे हैं ये इस शर्त को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बात ये। तो ये हमारी नॉलेज के लिए है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जब भी हमको के 2 मान मिलेंगे तो हम उस पर रख करके देखेंगे कि के का कौन सा मान समीकरण निकाय को संतुष्ट कर रहा है, उस प्रतिबंध के लिए, उस शर्त के लिए, है ना, वही हमारा के का हल होगा। ठीक है, तो अभी आपको यहां तक आंसर लिखना है, के बराबर कितना आ जाएगा आपका 16। तो के बराबर 16 रखने पर समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, इसी तीसरे प्रश्न के हम दूसरे पार्ट में आते हैं। ये अगला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं कि हमको प्रश्न वही दिया है, समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो, इसके लिए हमको के का मान ज्ञात करना है, लेकिन समीकरण अब हमको दूसरा दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको भी हम शुरुआत करते हैं। तो समीकरण क्या है आपके पास में, kx प्लस 3y बराबर 3 और 12x प्लस ky बराबर 6। तो ये 2 समीकरण दिए गए हैं, आइए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, मूल समीकरण, है ना, मूल समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, है ना, से तुलना करने पर, ठीक है। तो तुलना करिए फटाक से। a1 का मान आप देखिए, जब तुलना करेंगे आप पहले वाले को पहले वाले से, यहां देखिए पहला वाला x है ना, तो x की जगह पे क्या दिख रहा है a1 के साथ में, a1 का मतलब a1 के बराबर पे आपको क्या दिख रहा है k। ठीक है, इसी तरीके से देखिए b1 y का गुणांक वाला, तो b1 के साथ में b1 के बराबर में क्या दिख रहा है 3, और c1 आप देखें c1 के बराबर पे क्या दिख रहा है आपको 3। ठीक है, इतना है ना। a2 का मान रखिए यहाँ पर
यदि माइनस होगा तो माइनस रखना है, पहले ही बताया ना आपको, ध्यान रखना है इसको। अब दूसरे समीकरण पे देखिए a2, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है 12, तो आप रखे हैं 12। फिर देखिए b2, देखिए आप b2 की जगह पे क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर k, और c2 है आपका 6। तो तीनों ने आपको मान यहाँ पर मिल गए, a1 b1 c1 a2 b2 c2। और अब क्या करना है आपको, समीकरण निकाय का कोई भी हल ना हो, तो यहां हमको वहीं से शुरुआत करनी है। समीकरण निकाय का, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में थोड़ा चेंजेस आ जाए, पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन से समझना है आपको। समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा जब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, और ये दोनों बराबर नहीं होंगे c1 बटा c2 के। ठीक है, इतनी बात, यही आपका यहाँ पर प्रतिबंध था इसके लिए। अब आप इसमें मान रख दें a1 बटा a2, आप डायरेक्ट मान रखें। a1 कितना है आपका k, देखिए दिख रहा है आपको। a2 है आपका 12, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, नीचे काटेंगे अपन इसको, जो भी कटेगा, तो बराबर b1 आपका है 3, b2 कितना है आपका k, बराबर नहीं है c1 3, c2 है आपका 6। तो यहां तो k दिया है तो ये तो कटना नहीं है, ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो हमारा समीकरण आ गया k बटा 12 बराबर 3 बटा k, ये बराबर नहीं है 1 बटा 2 के। ठीक है, तो ये हमारा एट लास्ट समीकरण आ गया। अब हम इसको हल करेंगे, तो हल किस प्रकार से करेंगे, वही हमारा तरीका, जहां आपको k दिख रहा है उसको आप यहां पर से तुलना कर लीजिए। तो कहां k दिख रहा है आपको, k बटा 12 बराबर 3 बटा k, इन दोनों पे है ना, बराबर पे, तो इसको आप हल करिए। कैसे हल करेंगे, जो मैंने बताया था, तिर्यक गुणा करना है आपको, तो तिर्यक गुणा करिए। देखिए कैसे गुणा होगा हमारा, k का गुणा k से, तो k गुणा k कितना आएगा, देखिए आपका k स्क्वायर बराबर, अब आप देखें 12 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 36, और जब भी स्क्वायर इस तरफ जाएगा किस में बदलेगा आपका, करनी पे, तो करनी पे जाएगा, और इसके साथ में हम बाहर पे क्या लगाते हैं, प्लस माइनस, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जब आप इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस 36 का वर्गमूल क्या होता है आपका 6, तो k बराबर कितना आ गया आपके पास में, प्लस माइनस 6, ये ध्यान रखना है। अब आप देख रहे हैं k बराबर प्लस माइनस 6 का मतलब ये हुआ कि k का मान आपको 2 मिल रहे हैं ना, एक प्लस 6 भी मिल रहा है और एक माइनस 6 भी मिल रहा है। अब मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन पे कि यदि आपको k के 2 मान मिलते हैं तो आप उसको रख करके वहां पर तुलना कीजिए, देखिए कि क्या वो हमारे प्रतिबंध को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो आइए हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हम शुरुआत करेंगे, देखिए आपका k बराबर प्लस 6, पहले इसको रख लेते हैं, प्लस 6 रखने पर, ठीक है, तो जब आप k बराबर प्लस 6 रखते हैं तो आप देखिए a1 बटा a2, है ना, बारी बारी से आप मान ले लीजिए, a1 बटा a2 कितना है आपका, देखिए a1 बटा a2 k, तो a1 k है, तो और k का मान हमने क्या लिया है आपका प्लस 6, तो यहाँ लिया k की जगह पे 6 बटा a2 है आपका 12, देखिए कट होगा ये, 1 दूना 6 दूना 12, मतलब कितना आ गया आपका 1 बटा 2। इसी तरीके से b1 बटा b2 निकालिए आप यहाँ पर, तो b1 देखिए कितना है आपका 3, और बटे पे b2 क्या है k, और k का मान हमने क्या लिया है प्लस 6, तो 6 आपको रखना है यहाँ पर, 3 एकम 3 दूना बराबर कितना आ गया आपका 1 बटा 2, और c1 बटा c2, आप देखें c1 बटा c2 का मान कितना है आपका 3 बटा 6, जिसको आपने हल करा था, कितना आया था आपका 1 बटा 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि a1 बटा a2 1 बटा 2, b1 बटा b2 1 बटा 2, c1 बटा c2 1 बटा 2। तो यहाँ तो तीनों आपस में बराबर हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बटा c2 के, तो क्या ये हमारे ऊपर वाले प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा, कोई भी हल न हो के प्रतिबंध को नहीं करेगा। ये किसका आ गया आपका, ये अनंत अनेक हल के लिए आ गया, और कोई भी हल ना होने के लिए क्या होना चाहिए हमारा, a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए c1 बटा c2 के। क्लियर है इतनी बात। तो हम कह सकते हैं
कि k बराबर +6 समीकरण निकाय के कोई भी हल न होने के प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करता। ठीक है, इतनी बात, संतुष्ट नहीं करता। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब जब आपने k बराबर +6 रख करके देखा तो आप k बराबर -6 भी रख करके देखिए। आप देखिए यहां पर k बराबर -6 रखने पर तो देखिए आप जब रखेंगे तो a1/a2 डायरेक्टली आप देखिए यहां पर a1/a2 बराबर a1 k है तो k का मान हमने क्या लिया है -6/a2 12 है आपका a2। काटिए 6 कम 6 6 दूना 12 बराबर कितना बचा आपका -1/2। b1/b2 आप देखिए अब यहाँ पर तो b1 है आपका यहाँ पर देखिए 3 और b2 क्या है आपका यहाँ पर k है ना, k का मान -6। हल करेंगे 3 एकम 3 3 दूना 6 बराबर आप लिख सकते हैं -1/2 और c1/c2 आप जानते हैं इसमें तो कोई अंतर नहीं है 1/2 के। तो आप यहाँ पर इस वाले पे क्या देख रहे हैं आप कि a1/a2 -1/2 है, b1/b2 -1/2 है, लेकिन c1/c2 कितना है 1/2। तो आप कह सकते हैं यहाँ है ना, यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, ये k बराबर -6 जो है वो हमारे इस प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः यहां से अतः k बराबर -6 और अब आगे आप लिख सकते हैं कि यह मान समीकरण निकाय का कोई भी हल न होने के प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन भले लंबा जाए हमारा, आप प्रोसेस को समझें, आप पूरी की पूरी चीज़ों को समझें उसमें कि किस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन पे जा रहे हैं, कैसे उसको डिटेल कर रहे हैं, कैसे उसको हल कर रहे हैं, तो कहीं पर भी आप उसमें फंसेंगे नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हम क्या देखते हैं। इस क्वेश्चन का तीसरा भाग बच्चों देखिए, kx - 5y = 2, 6x + 2y = 7। क्वेश्चन वही है, उसी प्रकार से है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको आप सॉल्व करें फिर मुझे बताइए इसका आंसर आया कि नहीं आया। हम लोग 4th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है हमारा कि निम्न समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में हमको क्या है, k का मान एक अद्वितीय हल होने के लिए ज्ञात करना है। पिछली बार हम क्या कर रहे थे कोई भी हल न होने के लिए k का मान ज्ञात कर रहे थे, है ना। तो इस बार हम लोग एक अद्वितीय हल के लिए चेक करेंगे, समीकरण हमको 2 दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक अद्वितीय हल होने के लिए शर्त क्या होती है आपको याद होना चाहिए, आपको पता है ये a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये आपकी शर्त है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है मूल समीकरण a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 से तुलना करने पर। ठीक है, तो हम इससे तुलना करते हैं। देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2 के मान निकाल लेते हैं। तो a1 बराबर कितना है आपका, देखिए तुलना करिए। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x a1 क्या हो गया आपका k, b1 क्या हो गया आपका 2 और c1 हो गया आपका 5। इसी तरीके से a2 यहाँ देखिए a2 है आपका 3, b2 है आपका 1 और c2 है आपका 1। तो तीनों 4 6 के मान आपको मिल गए, है ना। a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो अब इसके बाद k का मान उसके लिए ज्ञात करना है जब एक अद्वितीय हल होना चाहिए। तो यहाँ हम शर्त लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण निकाय का
एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल होगा जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। इस बात को आप समझ गए, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, हम पहले ही देखे थे हमने वहां पर से। अब आप इसमें मान रख दें a1 बटा a2, तो a1 है आपका k, a2 है आपका 3 बराबर नहीं, b1 है आपका 2 और b2 है आपका 1। क्लियर है? तो k तो आपको यहीं पर दिख रहा है, आपको c1 लिखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि यही शर्त है हमारी इसके लिए। तो जब आपको यहाँ पर k दिख रहा है, आप यहाँ सेम प्रोसेस आप क्या करेंगे, तिरक गुणा करेंगे ना इसका इसके साथ में। ठीक है, ध्यान रखिए। तो तिरक गुणा करिए, चलिए आइए देखते हैं हम इस पे। तो आप देख रहे हैं k गुणा 1 कितना आएगा आपका k, और बीच में क्या है बराबर नहीं, तो आपको बराबर नहीं ही लिखना है यहाँ पर, है ना। और 3 गुणा 2 तो बराबर कितना आ गया आपका 6। तो k बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 6 के। इसका मतलब ये हुआ कि k का सिर्फ 6 मान न हो, मतलब 6 के अलावा अतिरिक्त जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं उन सब के लिए हमारा जो समीकरण होगा वो एक अद्वितीय हल रखेगा। सिर्फ किसको छोड़ करके, k का मान 6 को छोड़ करके, है ना। बात समझ में आई? k बराबर नहीं है ना 6 के, मतलब 6 को छोड़ करके बाकी सारे मान समीकरण को एक अद्वितीय हल के लिए संतुष्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो आइए हम इसको लिख भी लेते हैं। अतः k बराबर 6 के अतिरिक्त, यहाँ अतिरिक्त लिख लिया ना मैंने, बराबर नहीं होना चाहिए की जगह पे, के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखता है। ठीक है, बात समझ गए आप। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो दूसरे क्वेश्चन का समीकरण देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर 1। तो आइए इसको भी हल करते हैं हम लोग। तो शुरुआत कहाँ से हम कर रहे थे, मूल समीकरण से तुलना करके ना। तो आइए, मूल समीकरण क्या होता है, मूल समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तो तुलना करिए a1 b1 c1 के मान निकालिए। तो a1 बराबर, a1 की जगह पे क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ x का गुणांक तो कुछ नहीं है, जब तुलना कर रहे हैं आप पहले वाले से तो कुछ नहीं है का मतलब यहाँ क्या जीरो है क्या, नहीं, जीरो होता तो ये भी जीरो हो गया होता ना पूरा का पूरा। तो यहाँ पर क्या है 1, तो a1 बराबर 1, b1 लिखिए। तो b1 की जगह पे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 2, लेकिन उसके सामने क्या लगा है माइनस, तो हम क्या लिखेंगे b1 बराबर -2, और c1 बराबर देखिए आपको दिख रहा है 3। इसी प्रकार से a2 दूसरे से तुलना करिए, a2 बराबर क्या दिख रहा है आपको 3, b2 बराबर क्या दिख रहा है आपको देखिए k, और c2 बराबर है आपका 1, है ना। अब एक अद्वितीय हल के लिए शर्त ना, तो हम लिखते हैं यहां पर समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। तो चलिए आइए हम इससे मान रखते हैं a1 बटा a2, a1 है आपका कितना 1, a2 कितना है आपका 3, बराबर नहीं है, b1 है आपका -2, b2 है आपका k। रख दिया आपने मान इसमें,
और मान रखने के बाद अगेन वही प्रोसेस क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम इसको तिरक गुणा करके k का मान निकालेंगे। तो तिरक गुणा करिए, देखिए 1 गुणा k कितना हो जाएगा आपका, k बराबर नहीं है 3 गुणा -2 कितना होगा, -6। तो इसका मतलब ये हुआ कि k का मान सिर्फ -6 नहीं होना चाहिए, उसके अतिरिक्त, बराबर नहीं है ना, तो k का मान -6 नहीं होना चाहिए, उसके अतिरिक्त सभी मानों के लिए इस समीकरण निकाय का जो हल होगा वो एक अद्वितीय हल होगा, है ना। तो यहां आप लिख लें इसको, तो k बराबर -6 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्या के लिए समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समीकरण दिया हुआ है हमको kx + 3y बराबर k - 3, 12x + ky बराबर k। आप देख रहे हैं kx ये a1 हो गया, 3y तो 3 ये b1 हो गया, और ये जो पूरा का पूरा k - 3 है, अकेला आपको नहीं लेके चलना है ना, ये पूरा का पूरा जो रहेगा ये हमारा c1 का मान है। ठीक है, बाकी में तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या था, मूल समीकरण। तो मूल समीकरण क्या है आपका, मूल समीकरण a1x + b1y बराबर c1, a2x + b2y बराबर c2 से तुलना करने पर तो तुलना करिए, आइए देखते हैं इसमें हम a1 b1 c1, तो मान निकालिए फटाक से। a1 बराबर, आप देख रहे हैं पहले वाले में a1 की जगह पे क्या है हमारा k, फिर b1, तो b1 की जगह पे दिख रहा है हमको 3, और c1 की जगह पे ये पूरा का पूरा ना, जैसा मैंने आपको बताया क्या है k - 3। इसी प्रकार से a2 दिख रहा है, देखिए दूसरे समीकरण पे आपको 12, b2 क्या है आपका k, और c2 आपका है k। ठीक है, इतनी बात। तो एक अद्वितीय हल ही होना है, तो उसके लिए हम यहां पर शर्त लिखते हैं, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल रखेगा। लैंग्वेज लिखने की चेंज हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सुटेबल लगे आप वैसा लिखें। समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखेगा जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 को। आपको सिर्फ इतने से ही काम है, बाकी आपको नहीं लिखना है। आप a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। मान रखिए a1 है आपका k, a2 है आपका 12 बराबर नहीं है, b1 है आपका 3 और b2 है आपका k। क्लियर है इतनी बात। तो तिरक गुणा करें, k गुणा k कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, k² बराबर नहीं है 12 तिहाई कितना हो गया आपका 36, और जब आप यहाँ से k निकालेंगे, आपको मैंने बताया था स्क्वायर जब बराबर की उस तरफ जाएगा तो किस में आएगा यहाँ पर, करनी पे, और सामने क्या लगेगा प्लस माइनस, तो करनी 36, और करनी 36 किसके बराबर होता है, 36 का वर्गमूल 6 आपका। क्लियर है, इसमें कोई डाउट आपको। तो अब सॉरी बराबर नहीं है ना, यहाँ पर बराबर नहीं लिखना है आपको, है ना, बराबर नहीं है। तो k का मान बराबर नहीं होना चाहिए किसके, ±6 के। इसके अलावा जितने भी मान k के आप रखेंगे उन सभी के लिए समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल रखेगा। तो यहां लिखिए k बराबर नहीं होना चाहिए ±6 के अतिरिक्त, है ना, सभी
वास्तविक संख्याओं के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। समझ गए आप? नोट डाउन करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग।